नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। हमारी जिंदगी स्मार्टफोन में सिमट कर रह गई है। ज्यादातर वक्त व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में जाता है। कई बार आप महसूस करते हैं कि सुबह जगने के बाद एक ही कमरे में परिवार के 2-3 लोग चाय पी रहे होते हैं, लेकिन वे आपस में बात नहीं करते, बल्कि इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगे रहते हैं। और ऐसा सिर्फ सुबह ही नहीं, हर वक्त रहता है। अब तो टेलीग्राम और शेयर चैट जैसे प्लेटफॉर्म भी लोग खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में गांव-गांव तक इनकी पहुंच है और लोगों के बीच ज्यादातर उस बात की चर्चा रहती है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होती है। भारत में नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में स्थिति कमोबेश यही है। मिनट भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीजें बदल जाती हैं, बल्कि बहुत बदल जाती हैं। जितनी देर में मैं आपसे बात कर रहा हूं, यानी कि लगभग मिनट भर, तो इस 1 मिनट के भीतर क्या कुछ हो जाता है सोशल मीडिया की दुनिया में, इसका अंदाजा आपको शायद नहीं होगा। तो सुनिए। दुनिया भर में 1 मिनट में यूट्यूब पर 500 घंटे का वीडियो अपलोड हो जाता है। व्हाट्सएप पर 4 करोड़ से ज्यादा मैसेज सिर्फ 1 मिनट में भेजे जाते हैं। फेसबुक पर हर मिनट 1.5 लाख मैसेज शेयर होते हैं और करीब 1.5 लाख तस्वीरें अपलोड की जाती हैं। इसी मिनट भर में ट्विटर पर करीब 325 नए यूजर्स अपना अकाउंट बनाते हैं। हर मिनट दुनिया में 13 लाख लोग वॉइस कॉल करते हैं। इंस्टाग्राम पर 1,38,000 एड्स पर लोग क्लिक करते हैं। लिंक्डइन पर लगभग 70,000 लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। नेटफ्लिक्स पर करीब 4 लाख घंटे के वीडियोस देखे जाते हैं, इतना कंजम्पशन है। जूम ऐप पर हर मिनट 2 लाख लोग वीडियो कॉल करते हैं और इंस्टाग्राम पर करीब 3.5 लाख वीडियो शेयर किए जाते हैं इसी 1 मिनट में, सिर्फ 60 सेकंड। अंदाजा लगाइए कि कितना शक्तिशाली और कितना बड़ा है सोशल मीडिया का यह संसार। भारत सरकार को लगता है कि यह सोशल मीडिया लोगों की आवाज का सबसे मजबूत मंच तो है, लेकिन यह समाज और देश की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक भी है। इसलिए उस खतरे से निपटने की खातिर सभी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को कानून के तहत काम करना चाहिए। सरकार को यह भी लगता है कि जो यूजर है उसके पास इन कंपनियों से अपनी शिकायत रखने का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये जब चाहती हैं किसी पोस्ट को ब्लॉक कर देती हैं, किसी का अकाउंट ब्लॉक कर देती हैं या फिर डिलीट कर देती हैं। यूजर के पास सिवाय हाथ मलने के कोई रास्ता होता नहीं है। ऐसे में इन कंपनियों को देश के अंदर एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए ताकि सामाजिक या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी भी बात पर फौरन जानकारी ली जा सके। पोस्ट करने वाला जो पहला आदमी है उसका पता किया जा सके, खतरनाक पोस्ट या वीडियो को हटवाया जा सके और यूजर्स को शिकायत रखने और उसका निपटारा करने का विकल्प मिल सके। सरकार ने इसके लिए 3 महीने पहले कुछ कानून बनाए और सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि आप इन 3 महीनों के अंदर नए कानून के मुताबिक काम करने के लिए अपने यहाँ व्यवस्था कर लें। लेकिन इन कंपनियों ने, मसलन गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम ने 3 महीनों में कुछ किया नहीं। और जब मियाद पूरी हो गई, 26 मई 2021 को कानून लागू हो गया और सरकार ने कहा कि आप नए कानून के तहत काम कीजिए। तब इन कंपनियों ने कहा कि नया कानून लोगों के निजता के अधिकार, जिसको हम राइट टू प्राइवेसी कहते हैं, उसके खिलाफ है और संविधान का उल्लंघन भी करता है। सरकार इस पर भड़क गई और उसने इन तमाम कंपनियों को चेताना शुरू कर दिया। बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं। ऐसा जो व्हाट्सएप का मैसेज जो पब्लिक में सर्कुलेट हो रहा है, जिसके कारण जो अपराध होता है, जो भारत की संप्रभुता के संबंध में है, सुरक्षा के संबंध में है, जो किसी महिला को की गरिमा पर चोट पहुंचा रहा है, बलात्कार इत्यादि, रिवेंज पॉर्न इत्यादि, और बच्चों के साथ यौन हिंसा को प्रमोट कर रहा है, ऐसे अपराध के मामले के खुराफात किसने शुरू की, ओरिजिन, वो आपको बताना पड़ेगा। अर्ध सत्य में आज हम सरकार के नए कानून और सोशल मीडिया कंपनियों के ऐतराज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि नए कानून के जरिए सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर्स के इंटरेस्ट की आड़ में सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाना या गांठना चाहती है। उसकी सबसे बड़ी चिंता यही है। ऐसे में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नया कानून क्या कहता है, वो है क्या। दरअसल 25 फरवरी को भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक नियम बनाया
और कहा कि अगले 3 महीने में यह लागू कर दिया जाएगा। यह मियाद 15 मई को पूरी हो गई, लेकिन उस तारीख तक कानून पर अमल नहीं हो पाया और यहीं से सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच टकराव शुरू हुआ। नए कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी। पहला अधिकारी चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर। इस ऑफिसर का जिम्मा यह है कि वो लोगों की शिकायतों पर कानून के तहत ही काम करे। इस अधिकारी को भारत में रहना होगा। दूसरा अधिकारी नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर। इस अधिकारी का काम होगा देश की जो जांच एजेंसियां हैं उनके और मंत्रालयों के संपर्क में रहे। यानी कोई ऐसी जानकारी आई है जिसमें पुलिस या सीबीआई या ईडी या फिर एनआईए जैसी एजेंसियों को जानकारी चाहिए, तो नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर यह जानकारी देगा, मदद करेगा। मंत्रालयों को अगर जरूरत पड़ती है तो वही अधिकारी उनकी सहायता करेगा। और तीसरा ऑफिसर है ग्रीवांस ऑफिसर। इस अधिकारी की जिम्मेदारी ये तय करना है कि शिकायत पर 24 घंटे के अंदर एक्शन हो और 15 दिनों के अंदर शिकायतों का निपटारा हो जाए। चौथी बात यह कि 25 फरवरी के इस आदेश में यह भी कहा गया था कि अगर कोर्ट या सरकार की तरफ से इन कंपनियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई कंटेंट हटाने को कहा जाता है तो 36 घंटे के अंदर ऐसा होना चाहिए। कुल मिलाकर इन 4 बातों के तहत भारत में काम कर रही सोशल मीडिया कंपनियों को चलना था, लेकिन बात बिगड़ गई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। हम बारी बारी से उन 4 कंपनियों की बात करते हैं जो मेगा सोशल मीडिया कंपनियां हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप। पहले व्हाट्सएप की बात। ये कंपनी भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई और इसने 2 बातें कही। पहली ये कि सरकार मैसेज करने वाले ओरिजिनल यानी कि पहले आदमी की जो जानकारी मांग रही है, जिसको यूजर ट्रेसेबिलिटी कहते हैं, वह यूजर की प्राइवेसी में दखल है और असंवैधानिक है। कई बार आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पर बिना सिर पैर के मैसेज वायरल हो रहे होते हैं, जिनसे माहौल बहुत खराब होता है और कई बार समाज में स्थितियां बिगड़ सी जाती हैं। अब ऐसे मैसेज का ओरिजिनेटर कौन है, यानी वह पहला आदमी कौन है जिसने वो मैसेज शेयर किया, यह जानना जरूरी होता है। या फिर देश के खिलाफ या आतंकी नक्सली वारदात से जुड़े मैसेजेस के बारे में यह पता करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी जरूरी होता है कि कहां से आया है, ओरिजिनेटर कौन है। लेकिन व्हाट्सएप कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम हमारे यूजर की प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं और उसमें हम दखल नहीं दे सकते। व्हाट्सएप का कहना है कि सरकार का नया कानून यूजर की प्राइवेसी को खत्म कर देगा। अलबत्ता सरकार द्वारा लोगों की जासूसी का खतरा बढ़ जाएगा। व्हाट्सएप के भारत में 53 करोड़ यूजर्स हैं। कितने? 53 करोड़। कंपनी के मुताबिक उसके यूजर्स के मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, यानी उस मैसेज को 2 ही लोग पढ़ सकते हैं, भेजने वाला जिसके पास मैसेज है जो भेज रहा है और जिसके पास मैसेज भेजा गया। यहां तक कि कंपनी भी नहीं पढ़ सकती। अगर फर्स्ट मैसेज ओरिजिनेटर का पता लगाना होगा तो इस लॉक को तोड़ना पड़ेगा और मैसेज को अपने सर्वर पर स्टोर करके रखना होगा। ऐसे में किसी भी मैसेज को पढ़ा जा सकता है। फिर प्राइवेसी कहां रही, यह कंपनी कह रही है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार वह काम करने को कर रही है या कह रही है जो राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है? ऐसा है नहीं। कोई भी कंपनी किसी देश में काम करती है तो उस देश के कानून के तहत ही उसको काम करना होता है, उस कानून को मानना होता है। सरकार ये कह रही है कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिसमें यूजर्स की प्राइवेसी बनी रहे, लेकिन गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को पकड़ा भी जा सके। अब आप सॉफ्टवेयर ना बनाकर यूजर की प्राइवेसी का हवाला देकर कानून न मानने की दलील दें तो ये कहां तक ठीक है? अब एक बहुत जरूरी बात सुनिए। व्हाट्सएप नई पॉलिसी के तहत अपने यूजर्स का डेटा अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक को मार्केटिंग और विज्ञापन के लिए देना चाहता है। इस मामले में आरोप यह भी है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स से जुड़ी जानकारी विज्ञापन कंपनियों को बेच रहा है और यह मामला अभी अदालत में है। यानी आप अपने मुनाफे के लिए यूजर्स की जानकारी का इस्तेमाल करें तो ठीक, लेकिन जब सरकार पूछे कि फलां आपराधिक गतिविधि के पीछे कौन आदमी है तो आप कहें कि ये तो राइट टू प्राइवेसी है, नहीं बताएं। गजब का मामला है ये। आपके सामने 2 केस रखता हूं ताकि समझ और साफ हो सके। कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला आपको याद होगा, आप भूले नहीं होंगे, उम्मीद करता हूं। इस मामले में फेसबुक पर आरोप था कि उसने अपने 5 करोड़ यूजर्स का डेटा ब्रिटेन की कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेच दिया था और उस फर्म ने कई देशों के चुनाव में उस डेटा का इस्तेमाल किया था।
दूसरा मामला भारत का है। सीबीआई ने भी इसी साल जनवरी में एक कंसल्टिंग फर्म के खिलाफ केस दर्ज किया। सीबीआई के मुताबिक इस फर्म ने भारत के 5.5 लाख फेसबुक यूजर्स का डेटा गैर कानूनी तरीके से स्टोर किया और भारत में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की। यानी आप हमारे यहाँ से बेहिसाब पैसा कमाएंगे और हमारे लिए जरूरी जानकारी भी नहीं देंगे। ये नहीं चलेगा। ऐसा सिर्फ भारत सरकार ही नहीं कर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और जापान जैसे देश भी फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी देने की मांग कर चुके हैं। बल्कि 2 साल पहले इन सभी देशों ने एक साझा बयान जारी कर अपनी मांग रखी थी, लेकिन इन कंपनियों पर उस मांग का कोई असर हुआ नहीं। ये जितने भी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, इन सब देशों की आबादी को आप मिला भी दें तब भी आंकड़ा भारत की आबादी का आधा नहीं पहुंचता है। बहुत बड़ा मुल्क है ये, बहुत बड़ा देश है, करोड़ों यूजर्स हैं, लिहाजा यहाँ कमाई भी बहुत है। आप ऐसे समझिए, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये तीनों प्लेटफॉर्म एक ही कंपनी फेसबुक के हैं। भारत में फेसबुक के 41 करोड़, व्हाट्सएप के 53 करोड़ और इंस्टाग्राम के 21 करोड़ यूजर्स हैं। कुल मिलाकर के यह 115 करोड़ बैठता है। 115 करोड़ यूजर्स की ताकत लेकर के बैठा है फेसबुक। इस कंपनी का नेटवर्थ है $280 बिलियन, यानी कि 21 लाख करोड़ रुपए। कहा यह जा रहा है कि व्हाट्सएप भले दिल्ली हाई कोर्ट गया है, लेकिन माना यह जाता है कि सरकार की सख्ती के चलते उसने फेसबुक, गूगल, कू, शेयरचैट, टेलीग्राम और लिंक्डइन ने नए आईटी कानूनों के तहत अपने यहाँ जो व्यवस्था की है उसकी जानकारी सरकार को दे दी है। लेकिन ट्विटर ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। उसने भारत की एक लीगल फॉर्म में काम करने वाले वकील के कॉन्टैक्ट डिटेल्स देकर यह कह दिया है कि यही हमारे नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर हैं और यही ग्रीवांस ऑफिसर भी। दरअसल ट्विटर से का सरकार से टकराव कुछ ज्यादा ही चल रहा है और उसने भारत में काम करने वाले अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ये बात ट्विटर की तरफ से तब कही गई जब दिल्ली पुलिस उसके गुड़गांव दफ्तर पहुंची। कारण था टूल किट और मैनिपुलेटेड मीडिया टैग विवाद। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एक टूल किट बनाया है। इसके जरिए वह कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहकर देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। संबित के ट्वीट को कई बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने रिट्वीट किया, लेकिन ट्विटर ने उस ट्वीट के साथ मैनिपुलेटेड ट्वीट का टैग लगा दिया, यानी कि ऐसा ट्वीट जो गढ़ा गया है, फर्जी है, झांसा देने के लिए तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने इस बात पर ट्विटर को नोटिस जारी कर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटाने को कहा, लेकिन ट्विटर ने ऐसा करने से मना कर दिया। केंद्र सरकार का कहना है कि इसी पर पक्ष रखने के लिए 24 मई की शाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नोटिस देने ट्विटर के दफ्तर गई थी, लेकिन ट्विटर ने इसे डराने धमकाने की कार्रवाई और अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा बताया। इसका जवाब सरकार ने दिया और कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है और लोगों के हितों की सुरक्षा कैसे की जाती है, यह ट्विटर को बताने की जरूरत नहीं है। भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। यह बात बहुत विनम्रता से लेकिन सख्ती से मैं बता रहा हूं और इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। और फिर सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह तो हम भारत के सोशल मीडिया के यूजर्स को मजबूत कर रहे हैं कि भैया तुमको शिकायत है तो तुमको शिकायत के निवारण का जगह मिलना चाहिए। आज ये कहते हैं अमेरिका में जवाब दीजिए, अमेरिका में कंप्लेन करिए। कमाल है, आप यहां से अरबों कमाएंगे भारत के यूजर्स से, लेकिन उनके शिकायत का कोई आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे जहां वो शिकायत कर सके। एक विक्षिप्त मां अपनी बेटी की इज्जत की दुहाई देके जाए, कोई महिला जिसकी मॉफ्ट इमेज लगाई गई है, कोई व्यक्ति जिसको डिफेम किया जा रहा है, कोई संपादक पत्रकार जिसके खिलाफ अनावश्यक अपशब्द कहे जा रहे हैं। सरकार का यह भी कहना है कि किसी भी आदमी का ट्वीट आप अपनी मर्जी से डिलीट कर देते हैं, किसी का हैंडल ब्लॉक कर देते हैं, आपसे बात करना कोई चाहे तो ये संभव ही नहीं होता है। और सरकार जब कुछ फेक न्यूज़ फैलाने वाले के खिलाफ
कार्रवाई करने के लिए उनके बारे में पूछती है तो आप कहें कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा है, तो फिर ये आपकी मनमानी नहीं तो क्या है। और सरकार की यह बात ठीक भी है। सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कुछ उदाहरण रखे और उसके रवैये पर बड़े सवाल उठाए। सरकार कह रही है कि कोरोना के इस दौर में ट्विटर पर फेक न्यूज़ धड़ल्ले से फैलाए जा रहे हैं। वैक्सीन तक के बारे में अनाप शनाप जानकारियां दी जा रही हैं और ट्विटर कुछ नहीं कर रहा है। पिछले साल जब चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा था और बातचीत के जरिए उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, तो ट्विटर ने लद्दाख को चीन के हिस्से में दिखाया था। काफ़ी शिकायतों के बाद ठीक तो हुआ, लेकिन बहुत समय लगा। अमेरिका के कैपिटल हिल में जब हिंसा भड़की तो ट्विटर ने खुद ही उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले लिया जो हिंसा में शामिल थे। बल्कि हिंसा करने वालों का समर्थन करने के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी उसने सीधा पंगा लिया और उनका हैंडल हटा दिया। और यहां लाल किले पर हिंसा के दौरान उसने सरकार की सुनी तक नहीं। अब ट्विटर का कारोबार भी आप समझ लीजिए। भारत में उसके आज की तारीख में 1.25 करोड़ यूजर्स हैं और उसका सालाना रेवेन्यू 60 करोड़ के आसपास बनता है। अगर ये कंपनियां भारत से ही पैसा कमाकर भारत में ही माहौल खराब करने वालों या कानून व्यवस्था के लिए संकट पैदा करने वालों या फिर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे लोगों की जानकारी नहीं देंगी, तो फिर इनको यहाँ कारोबार करने का अधिकार क्यों रहना चाहिए। 2 रिसर्च आपके सामने रखता हूँ। अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च कहती है कि सोशल मीडिया पर सही जानकारी के मुकाबले फर्जी यानी फेक खबरें 70 गुना तेजी से फैलती हैं और वे ज़्यादा दफ़ा रिट्वीट की जाती हैं। अमेरिका की ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अपने रिसर्च के जरिए 4 अहम बातें कहती है। पहली ये कि फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक, लेकिन मुझे लगता है कि भारत में व्हाट्सएप है। खैर, तो फेसबुक पर जो लिंक शेयर किए जाते हैं उनमें 6% ही सही वेबसाइट पर ले जाते हैं, जबकि 15% गलत वेबसाइट पर ले जाते हैं। कई बार इन्हीं फेक लिंक्स के माध्यम से साइबर क्राइम होता है और लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। सरकार कह रही है कि भारत में खतरे तो कहीं ज्यादा बड़े हैं। पिछले कुछ सालों में अपराधियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों के जरिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं। आतंकियों की भर्तियों से लेकर अश्लील सामग्री डालने और हिंसा को बढ़ावा देने से लेकर कानून व्यवस्था के लिए संकट पैदा करने जैसे मामले बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इसलिए नए नियमों के तहत ही सोशल मीडिया कंपनियों को काम करना होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह दरअसल सरकार का बहाना है। उसकी असली मंशा तो सरकार के खिलाफ लोगों की आवाज को दबाना है, गांठना है। जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी, तो अब सरकार छटपटा गई। अब ट्विटर के दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। मोदी जी ये जान लें, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे तो सरकार उनके संरक्षण में क्यों खड़ी है। जान लें, इस देश के नौजवान, इस देश के युवा, इस देश के लोग इस प्रकार से जबरन जबान पर ताला लगाने की कोशिश जो है उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आप युवाओं की, इस देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जुबान बंद नहीं कर सकते। जिन साइबर एक्सपर्ट की राय विपक्ष की चिंता से मेल खाती है, वे बात को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। उनके मुताबिक नए नियमों ने कंपनियों के सिर पर एक तलवार लटका दी है और इस तलवार का इस्तेमाल कहां कंपनियों के खिलाफ किया जाएगा उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। यूनिलैटरली आप कहें कि साहब मैं तो कानून का पालन नहीं करूंगा, आपने जो करना करें, तो कहीं ना कहीं आप आग से खेल रहे हैं। क्योंकि जो आईटी रूल्स 2021 हैं वो बहुत स्पष्ट है कि साहब अगर आप एज अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इन रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो अपनी कमर जरूर कस लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपकी जो सुरक्षा कवच कानून ने प्रदान कर रखी है थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए, वो हम आपसे छीनने वाले हैं। मसलन अब आपको बहुत सारे मुकदमों का, क्रिमिनल कंप्लेंट्स का सामना करना पड़ेगा। कुछ आंकड़े भी रखे जा रहे हैं। उसके मुताबिक सरकार ने ट्विटर से जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच करीब 2500 मामलों पर एतराज किया। उसने कहा कि या तो आप इसके बारे में जानकारी दीजिए या फिर इस पोस्ट को हटा दीजिए। इस तादाद में जानकारी दुनिया के किसी भी देश की तरफ से ट्विटर के लिए नहीं मांगी गई।
इतना एतराज नहीं किया गया। ऐसी करीब 1100 रिक्वेस्ट ट्विटर को भेजी गई, जिनमें उन ट्वीट्स को हटाने को कहा गया जिनमें कोविड से जुड़ी गलत जानकारी थी या फिर सरकार की आलोचना थी। फेसबुक का एक आंकड़ा कहता है कि करीब 40,000 ऐसी रिक्वेस्ट हैं जिनमें कंटेंट को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। अब इतने बड़े स्केल पर कॉम्प्लायंस के लिए बहुत लोग रखने होंगे और ऐसा करने से कंपनी के बिजनेस को नुकसान होगा। यह बात है सोशल मीडिया कंपनियां कह रही हैं। अब इतने सवाल सरकार की तरफ से होंगे तो फिर जनता को यह भी जानने का अधिकार होना चाहिए कि सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से क्या पूछ रही है और क्या करने को कह रही है, क्योंकि जो सबसे बड़ा हित है वो जनता का हित है। अपनी बात कहने का अधिकार जिसे राइट टू एक्सप्रेशन कहते हैं और निजता का अधिकार जिसे राइट टू प्राइवेसी कहा जाता है, जनता के इन अधिकारों के साथ छेड़छाड़ लोकतांत्रिक हितों के साथ छेड़छाड़ होगी। लोगों की निजता, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार, लोगों के संवैधानिक अधिकार और पूरी तरह से सुरक्षित है। इस पर किसी तरह का कोई अंकुश न था, न है, न लगेगा। मुझे याद है 2013 में पार्लियामेंट में एक डिबेट हुई थी। हम तो विपक्ष में थे उस समय, और उस समय कांग्रेस पार्टी, न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ही बात कही थी कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से एंटी सोशल एक्टिविटी और एंटी नेशनल एक्टिविटीज की भरमार है, वो चिंता का विषय है और इस संबंध में कोई व्यवस्था और कोई कानून बनना ही चाहिए। और उस कानून को, जो कानून के जो है वो दायरे में चाहे देशी हो और चाहे विदेशी हो, उनको लाना चाहिए। उस समय भी चर्चा हुई थी और बहुत सभी पूरी पार्लियामेंट ने, हमने भी समर्थन किया था और भी सभी लोगों ने समर्थन किया था। आगे चलने से पहले इसका एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। दुनिया की 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, इनका नेटवर्थ जानते हैं कितना है? लगभग 460 लाख करोड़ रुपए। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि दुनिया में कुल 195 या 200 के आसपास देश हैं, उनमें से 143 देशों की जो कुल जीडीपी है वो इन 5 कंपनियों के टोटल नेटवर्थ से कम है, और ये सभी अमेरिकी कंपनियां हैं। चीन में इनमें से ज्यादातर या तो बंद हैं या फिर चीन के कानून के मुताबिक वहां बिजनेस करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्थिति चीन जैसी होनी चाहिए, लेकिन हां, समाज और देश के लिए जितनी भी चीजें खतरनाक हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए। सोशल मीडिया ने पिछले 1 दशक में जबरदस्त काम किया है। उसने आम आदमी की आवाज को सार्वजनिक मंच दिया है। 2012 में अरब के देशों में जन विरोधी सरकारों को उखाड़ फेंकने में क्रांति का आधार यही सोशल मीडिया बना था, और इसी सोशल मीडिया ने सिटीजन जर्नलिज्म का एक नया दौर शुरू किया। इसके विरोध में तर्क यह भी दिया जाता है कि जेपी आंदोलन और बर्लिन की दीवार का गिरना, यानी कि 2 बड़े आंदोलन बिना सोशल मीडिया के हुए, और हर आदमी अगर जर्नलिस्ट बन जाएगा तो समाज में स्थितियां खतरनाक हो जाएंगी। हम सब यह मानते हैं कि ऐसी खतरनाक स्थितियों को बाहर करने के लिए कानून का होना जरूरी है, लेकिन आम आदमी की आवाज पर तनिक भी आंच नहीं आनी चाहिए। नया कानून लागू है और जैसा पहले लग रहा था कि सोशल मीडिया कंपनियां सरकार से लंबी लड़ाई लड़ेंगी, वैसा अब दिख नहीं रहा है। कानून के तहत काम करने पर रजामंदी बनती सी दिख रही है, लेकिन यह कानून बहुत मायने का है। कोरोना के कोहराम में इस पर जितनी चर्चा और बहस होनी चाहिए थी उतनी हुई तो नहीं, लेकिन एक सजग और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम सबको इस बात को लेकर हमेशा वॉचफुल रहना चाहिए कि हमारे देश का कानून हमारे देश की सुरक्षा और नागरिकों की बेहतरी के काम आए, उसका काम करे। आज के लिए बस इतना ही। अरशद के साथ मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।